देख इससे पहले हमने जो पेपर करा वो कौन सा पेपर करा, 2024 वाला पेपर करा। अब हम कर रहे हैं 2023 का। 2023 में सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो क्या बोल रहा है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ मोलर मास ऑफ द पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स इज, है ना। ऐसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताना है जो क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलर मास डिटरमाइन कर सकता है। और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने पास होती है कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं उस ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखता हूं यहां पर, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखता हूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से पाई इज इक्वल टू सी एस टी, ठीक है। और यहां पर वाट ऑफ फैक्टर आई लगा सकते हैं। अच्छा ये सी का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, या मोलैरिटी क्या होता है, एन बाय वी, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मतलब हम यहां से मोलर मास निकाल सकते हैं, है ना। ये एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम एमसीक्यू में 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, ठीक है। जो हाई एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, उनमें क्या होता है, वहां पर पहाड़ों में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, तो वहां पर आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है क्योंकि वहां पर किसकी वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोलो या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में वहां पर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, कम, जिसकी वजह से वहां पर आसानी से ऑक्सीजन गैस उनके ब्लड के साथ डिसॉल्व नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, यानी कि हिल स्टेशन वाले जो लोग रहते हैं, जो उनमें जो है आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लेन्स वाले लोगों में जो है ना। तो प्लेन वाले लोगों में आरबीसी की मात्रा यानी आरबीसी काउंट कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सफिशिएंट है और आसानी से ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ डिसॉल्व हो जाती है, तो यहां पर ज्यादा आरबीसी की जरूरत या फिर आरबीसी काउंट की जरूरत इतनी ज्यादा पड़ती नहीं है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड यानी हिल स्टेशन जैसे रोहतांग वगैरह वगैरह की अगर बात करें, जो हिल स्टेशन पे जो लोग रह रहे हैं उनमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का वहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आसानी से ऑक्सीजन ब्लड के साथ डिसॉल्व नहीं होती, इस वजह से वहां पर क्या होगा, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, ताकि उनके ऑर्गन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब प्रेशर कम होगा, जैसे हेनरी लॉ बोलता है ना, कम प्रेशर तो कम ही डिसॉल्व होगा ना, तो ये वाला आंसर जाएगा सी वाला इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा सवाल अगर मैं देखता हूं यहां पर, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली सेल कौन सी है। देखो भाई इस रिएक्शन को देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन होता है। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं ना, तो ऊपर वाले मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, नीचे वाले मेटल का रिडक्शन होता है। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये रिडक्शन। अच्छा अगर मैं इसका क्या बनाऊं, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल बनाने का तरीका क्या था, बीच में डबल डंडी, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन, राइट साइड होगा रिडक्शन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं तो Zn किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, Zn किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, ऐसा लिखा जाता है। और राइट साइड होता है रिडक्शन, यानी कि Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, ठीक है। यहां पर बैलेंसिंग फैक्टर यूज नहीं करते हम सेल में, ये बीच में से क्या हो गया, शॉर्ट ब्रिज, इधर वाला हो गया ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड वाला होता है ऑक्सीडेशन और राइट साइड वाला होता है रिडक्शन, ठीक। और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और रिडक्शन होता है यहां पर कैथोड पे। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जो ट्रिक मैंने बताई थी लोन लेकर सेल बनाना, मैंने ट्रिक बताई थी ना, लोन लेकर सेल बनाना, यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड पर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये अपने पास होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में, ठीक। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है, Zn Zn2 पॉजिटिव में, ये वाला, यानी कि डी आंसर है इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी।
देखो एक बात ध्यान सुनना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिजिबल रिएक्शन भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिजिबल रिएक्शन। डेल्टा जी की वैल्यू जो है यहां पर इस तरह से मैंने लिखवाया था नोट्स में कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर आए नेगेटिव तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, ठीक, और डेल्टा जी की वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव तो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने लिखवा रखा नोट्स में ये। और डेल्टा जी की वैल्यू होगी अगर 0 तो होगा इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन मैंने लिखवा रखी है। तो वो बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा जी जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां वाले ऑप्शन हटा दो। देखो पहला डेल्टा जी है तो पहला डेल्टा डी, क्या डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है, तो ये वाला आंसर हट गया, ठीक। डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ये तो इसमें से एक नेगेटिव। अच्छा डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है, ये दो ऑप्शन तो अपने पास हट गए, केवल दो ऑप्शन में नेगेटिव, ठीक है। अच्छा यहां पर नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, लेकिन ठीक है इसके लिए डेल्टा जी हमने बोला नेगेटिव, ठीक है। इस दूसरे वाले को देखते हैं, ई नॉट सेल क्या होगा। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला पता क्या होता है, -NF(E0) सेल। अच्छा डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा, जब ये E0 क्या होगा, पॉजिटिव। अरे मल्टीप्लाई में ना, अगर E0 गलती से अगर नेगेटिव हो गया, मान लीजिए E0 अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी डेल्टा G0 कब नेगेटिव होगा, जब डेल्टा E0 सेल क्या होगा, पॉजिटिव। तो E0 सेल किस में पॉजिटिव है, इस वाले में, ठीक है। यानी कि डेल्टा जी यहां पर क्या चाहिए, नेगेटिव, और E0 सेल क्या चाहिए यहां पर, पॉजिटिव, तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती है। आई बात समझ में, तो आंसर जाएगा सी को। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के द्वारा कौन अफेक्ट होता है, इंथैल्पी कैटलिस्ट के द्वारा नहीं, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी नहीं, एंट्रोपी नहीं, केवल एक एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। मैंने ये बता रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। मैंने इसमें बता रखा है यार उस वाले में जहां पर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखवाया था केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, तो वहां पर कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है। कैटलिस्ट डालने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। तो ये वाला, ठीक है। तो किस तरह से कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इनवर्सली अफेक्ट करता है, तो इस तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट अपने पास जो 6 क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। एक बात ध्यान सुनना, यहां पर क्या है, सनलाइट है, ठीक। अगर मैं सनलाइट हटा दूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब ये एक कंडीशन है। ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, सनलाइट की वजह से। रिएक्टेंट की मात्रा कितनी भी घटा दूं बढ़ा दूं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमने सनलाइट नहीं डाला। अगर मैंने यहां पर सनलाइट नहीं डाली तो क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं होगी। जैसे सनलाइट डाली वैसे ही रिएक्शन होगी। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना, कि भाई कितना भी फोटोसिंथेसिस में कितना भी CO2 दे दो, कितना भी H2O दे दो पौधों को, लेकिन जब तक सनलाइट नहीं डाला तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो CO2 की मात्रा और H2O की मात्रा पे डिपेंड है, नहीं, वो तो सनलाइट पे डिपेंड है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। ऐसे ही जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड होती है, लाइट पे डिपेंड होती है। रिएक्टेंट की मात्रा चाहे कितनी भी ज्यादा कम ज्यादा कर लो, लेकिन जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ में। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। जब रिएक्टेंट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो वो वाली रेट होती है, वो वाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिटरमाइन नहीं कर रही है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आई बात समझ में। तो इसका मतलब है वो कौन से ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर, क्योंकि सनलाइट है। क्या क्या हो सकता है कंडीशन, सनलाइट हो सकता है कंडीशन, कैटलिस्ट कंडीशन हो सकता है, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन हो जाए, सनलाइट की वजह से रिएक्शन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन हो जाए। तो इन वाली कंडीशन में हीट की वजह से रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो इन वाले रिएक्शन में हमारे पास जो ये कंडीशन है, ये सारी कंडीशन चल जाए किसकी वजह से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें कंडीशन की वजह से रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट की वजह से नहीं, ठीक है। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर। यही बात समझ में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन अगर हम चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। देखो जब कॉमन ऑक्सीडेशन पूछा जाए
वैसे लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और एक्टिनाइड की +4, लेकिन जब कॉमन लिख के बोले कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाँ, तो दोनों की क्या आता है, लैंथेनाइड की भी और एक्टिनाइड की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है +3, बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। मैंने लिखवा रखा है स्टार पॉइंट करके ये D&F में, तो ये वाला आंसर जाएगा +3 वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, द कंपाउंड, ये अपने पास कंपाउंड है और ये अपने पास कंपाउंड है, रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एक बात ध्यान सुनना, ये अपने पास क्या कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट को अगर मैं यहां पर पानी इसमें डालूंगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट तो टूटेगा नहीं, ये बाहर वाला ब्रोमीन आयन मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिलेगा, ब्रोमीन आयन मिलेगा, ठीक। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स है ये दोनों के एक दूसरे के, देखो इसने ब्रोमीन नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में दिया और इसने सल्फेट 2 नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में दिया, तो जब डिफरेंट आयन सॉल्यूशन में देता है तो वो हो जाता है आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। यही बात समझ में। नेक्स्ट अपने पास है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट, अल्काइल फ्लोराइड, फ्लोरो अल्केन कौन बनाता है, कौन बनाता फ्लोरो एल्केन, स्वार्ज रिएक्शन। क्योंकि जब मैं यहां पर ऐसे ही तुम्हें एक हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में जब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाई थी तो मैंने बोला था कि मान लीजिए RX अल्काइल हैलाइड है, अगर मैंने यहां पर AgF डाल दिया, सिल्वर फ्लोराइड डाल दिया, तो क्या होगा, यहां से हेलोजन हटेगा, X की जगह पे क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, यहां से वो क्लोरीन या ब्रोमीन हटेगा और फ्लोरीन लगेगा, यानी कि RF बनेगा प्लस AgX निकलेगा और X की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये रिएक्शन होती है स्वार्ज रिएक्शन। वो बोल रहा है वो पता क्या बोल रहा है कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, वो किस में बनता है, कौन से रिएक्शन में बनता है, तो वो एक ही रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन जिसमें अल्काइल फ्लोराइड बनता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में पता क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। जैसे सेम चीज अपने पास ये RX है और यहां पर क्या डालता है, सोडियम आयोडाइड NaI, ठीक। तो यहां से हेलोजन हटता है, X नेगेटिव यहां से हटता है और I यहां पर जुड़ता है तो RI बन जाता है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक, प्लस NaX इस तरह से हटता है, ठीक है। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। स्वार्ज रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन फ्लोरो एल्केन बनेगा या फिर अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, फिंकलस्टीन में क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं, ये दोनों ही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरो एल्केन बनने के लिए अपने पास स्वार्ज, अगर वो आयोडो एल्केन की बात करता तो हमारे पास फिंकलस्टीन हो जाती है। नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है इन द रिएक्शंस आर, ये अल्कोहल को HCl और ZnCl2, ये पता क्या है, ZnCl2 HCl ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक है। और ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाला, ये बना, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, बता यार, ल्यूकास रिएजेंट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या चलता है। यहां पर अगर OH नेगेटिव हटेगा तो ये अल्काइल के ऊपर कार्बोकटाइंस बनेगा, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या जाती है, सबसे ज्यादा टर्सरी स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, टर्सरी वाले पे। तो टर्सरी कौन सा होगा, देखो टर्सरी पे सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट अगर मैं 11वें क्वेश्चन की बात करता हूं, 11वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर इस तरह से अपने पास है, ये देखो CH3CONH2, ये अमाइड है, CONH2 क्या है, अमाइड, ऑन रिएक्शंस विद NaOH एंड Br2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NaOH Br2 क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के ग्रुप रिएजेंट है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के ग्रुप रिएजेंट है। इसमें पता क्या होता है, बीच का पूरा CO गायब हो जाता है, रिमूवल ऑफ CO, तो बचा क्या, CH3NH2 बचा। कौन सा है आंसर, बी वाला, CH3NH2, बीच का CO गायब हो गया, ठीक है, तो आंसर बी वाला है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेस, लीस्ट मतलब कम बेसिक, कम बेसिक वो होगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो कम बेसिक कौन सा होगा, जिसमें प्लस I इफेक्ट कम होगा। देख इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो इसमें 2 प्लस I इफेक्ट है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है तो इसमें 3 प्लस I इफेक्ट है, ठीक। तो जिसमें जितना ज्यादा प्लस I वो तो बेसिक हो जाएगा। अच्छा अब देखना, ये NH3 पे लोन पेयर और यहां पर ये NH2 पे लोन पेयर। अच्छा क्या अब इन दोनों, ये तो बेसिक की तरफ चले गए,
ये ज्यादा बेसिक की तरफ चले गए, वो सबसे कम बेसिक बोल रहा है। तो अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें से देखना, ये अमाइंस क्या करेगा, अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा। तो जो लोन पेयर देते हैं वो लुईस बेस होते हैं। लेकिन क्या बेंजीन अमाइन अपना लोन पेयर देगा? नहीं, ये तो लोन पेयर को रेजोनेंस में ला देगा, तो आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। आई बात समझ में? तो आसानी से लोन पेयर नहीं देगा तो बेसिक नेचर नहीं दिखाएगा। आई बात समझ में? तो ये सबसे कम बेसिक होगा, यानी कि सबसे कम बेसिक बोल दो चाहे सबसे ज्यादा एसिडिक बोल दो। तो ये एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं या फिर कम बेसिक होते हैं। आई बात समझ में? एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं देन एरोमेटिक अमाइंस। ये वाला लिखा रखा मैंने, स्टार करके लिखवा रखा वहां पर अमाइंस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर बनता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द लिंकेज ऑफ द ग्लूकोज यूनिट एंड अमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्चेस। बताओ भाई, स्टार्च में कौन कौन सी लिंकेज होती है? भाई स्टार्च में क्या होता है? अल्फा लिंकेज होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा अल्फा लिंकेज से जुड़ते हैं। और कौन सी? अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा लिंकेज है ना, अल्फा 1,4 लिंकेज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं 1,4 लिंकेज के द्वारा और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। यही बात समझ में? तो वो स्टार्च का केस है, तो यानी आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट अपने पास 14 क्वेश्चन बोल रहा है, एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का फीचर किसका है? क्या सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है, इसमें कोई अल्फा हेलिक्स। स्टार्च भी सैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स है, इसमें भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट पे तो नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। अगर डीएनए बनता तो इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, लेकिन ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पूछ रखा है। तब एक ही बच गया, प्रोटीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन में ही तो बनता है ना हेलिकल स्ट्रक्चर्स, है ना। बीटा सीटेड और हेलिकल, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनता है वहां पर। बीटा प्लेटेड एंड अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जो सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन में देखते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बन जाता है? अल्फा हेलिक्स या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। आंसर जाएगा सी, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। फिर है एआर वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। तो अगर असर्शन मैं यहां पर देख रहा हूं, असर्शन क्या बोल रहा है कि NH2 ग्रुप इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। जो अमाइन ग्रुप है वो क्या करता है? बेंजीन की ऑर्थोपैरा पोजीशन पे क्या करवाता है? अटैकिंग सब्सटेंस लगाता है, ठीक है, स्पीसीज लगाता है। एनिलीन कैन नॉट अंडरगोस फ्रेडर-क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही। एनिलीन फ्रेडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, यानी फ्रेडर-क्राफ्ट के प्रोडक्ट नहीं देता, वो सॉल्ट बना देता है आगे। तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी वाला आंसर जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 16वां क्वेश्चन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का जब एसिटाइलेशन करते हैं तो केवल मोनो, यानी कि ये चाहे ऑर्थो पे हेलोजन लगा दो चाहे पैरा पे हेलोजन लगा दो, ठीक है, या फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। यानी एक ही जगह पर क्या लगेगा? एक ही जगह पे, चाहे ऑर्थो पे लगा दो चाहे पैरा पे लगा दो स्पीसीज, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो मतलब सिंगल, सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूट होता है सिंगल पोजीशन से। बेंजीन की जो सिंगल पोजीशन से है वहां से सब्स्टिट्यूट होकर प्रोडक्ट बनता है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ ये NHCOCH3 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, कि इसका जो इफेक्ट होता है अमीनो ग्रुप से ज्यादा होता है। भाई ये चीज तो बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला चीज क्या है? बिल्कुल गलत। पहली वाली तो सही है, तो आंसर कौन सा जाता है? सी। जब पहली वाली चीज हाँ, तो दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है, ठीक, तो सी आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट अपने पास क्या है? 17वां असर्शन है द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 एंड Br2। इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का और एक Br2 का, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिंगल स्टेप रिएक्शन में
जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं उसी को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं उसको मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी? 2। मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 है, ठीक है। रीजन क्या बोल रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। बिल्कुल सही। अरे 2 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, इस वजह से इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 2। तो आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। भाई मॉलिक्युलरिटी 2 क्यों हुई? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री में 2 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से मॉलिक्युलरिटी हो गई, ठीक है। तो आंसर इसका ए जाएगा। 18वें का ए की अगर मैं बात करता हूं असर्शन का, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियली ऑब्जर्व। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? रीजन देखते हैं, क्या रीजन सही होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, बिल्कुल सही है, देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। क्योंकि पता क्या होता है, CFT क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है कम होती है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। इस वजह से क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल का कम देखने को मिलता है, ठीक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? ए, ठीक है। तो ये यहां पर ए आंसर गया। तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर दिया है। सेक्शन बी की तरफ हम आते हैं, ठीक। व्हाट इज हेनरी लॉ गिवन वन एप्लीकेशन? हेनरी लॉ मैंने बताया था। हेनरी लॉ क्या है? जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड में, ये हेनरी लॉ है। और एप्लीकेशन क्या है इसका? ऑक्सीजन गैस इन ब्लड, CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं। तो ये एप्लीकेशन लिख देनी है, सिंपल सी चीज, ठीक। और हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन भी लिख देना, प्रेशर इक्वल टू KHX गैस, है ना, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ऑन डाइल्यूटिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट A and B, 2 इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं, A और B को, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A इंक्रीजेस 25 टाइम्स। जो A की मोलर कंडक्टिविटी है वो 25 टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक। while that of B increase by 1.5 times, जबकि इसकी कितनी हो रही है? 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। which one of the 2 electrolyte is strong? भाई जिसका जो मोलर कंडक्टिविटी कम इंक्रीज होता है ना, इसका मतलब वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसकी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, एकदम से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो तुमने क्या बोलना है? जो यहां पर कम टाइम्स इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, यानी कि बी होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो रहा है वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। विच वन ऑफ द 2 इज द स्ट्रॉन्ग? तो तुम बोलोगे बी वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसमें जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें इंक्रीजमेंट क्या आ रहा है? हाँ, ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज क्या होगा? बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम इंक्रीज होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन तुझे पता है ना। मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम चेंज होगी। और कंसंट्रेशन किसका ज्यादा चेंज होता है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एकदम, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज हो जाता है, इस वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो किसकी मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है? इंक्रीज, बी वाले की। इसका मतलब है इसका कम इंक्रीजमेंट है तो कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज हो रहा होगा, और कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज किसका होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो बी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जस्टिफाई योर आंसर इज ग्राफिकली। ग्राफ भी बनाना है इसका। ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से बता रखा था कि मोलर कंडक्टिविटी इधर ले लेना इस वाले कोऑर्डिनेट पे, और इधर ले लेना कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर √C इस तरह से कंसंट्रेशन, ठीक। और ग्राफ क्या जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, अरे मैंने बताया था यार, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो इस तरह से जाता है, ऐसा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा, ठीक है। तो ये मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि बी, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ए, बिल्कुल अच्छे से ग्राफ बता रखा था, ठीक है। तो ये अपने पास हो चुका है। अच्छा, अगर ये ए वाला पोर्शन नहीं होता तो बी वाले में और करके इसमें दे रखा है,
ठीक, बी वाला क्या बोल रहा है, यहां पर बी वाला देख लेते हैं। बी वाला बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ इतने मोल पर लीटर। अब एक इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये न्यूमेरिकल पार्ट अपने पास आ गया। ये मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में क्या होता है, मोल पर लीटर में क्या होता है, कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर में क्या आता है, कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन दे रखा है। NaOH सॉल्यूशन डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ दे रखी है, डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होगी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ कितनी दे रखी है L 50 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा ठीक है, और वो बोल रहा है रेजिस्टेंस इतना है, इतना ओम बोले तो रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालो, कप्पा निकालो। कप्पा क्या होता है, कप्पा क्या होता है भाई, G/R, कप्पा इज इक्वल टू G/R, और G क्या है, सेल कांस्टेंट। अरे अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है ना तो ये समझ लो, जो कप्पा है कंडक्टिविटी, कप्पा बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेसिप्रोकल 1/ρ कर दो, ठीक। और रो क्या होता है, अगर मैं रो की बात करता हूं, कंडक्टिविटी इक्वल टू रो क्या होता है, RA/L, L ऊपर गया, L ऊपर गया, नीचे क्या रह गया, RA, ठीक। और तुझे पता है L/A, L/A को ही मैं क्या बोलता हूं, G बोलता हूं, सेल कांस्टेंट। तो क्या हो गया, कप्पा इक्वल टू G/R, सिंपल, ठीक। अगर तुझे कंडक्टिविटी निकालनी है, कप्पा निकालना है, तुझे L दे रखा है, अरे L दे रखा है, लेंथ तुझे दे रखी है, कहां दे रखा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 50 सेंटीमीटर तुझे क्या दे दी, लेंथ, ठीक। अच्छा 50 सेंटीमीटर को तो मीटर में बदल दे, लेंथ की यूनिट कर दे तो है ना, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो क्या करेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻², है ना, डिवाइडेड बाय 100 करेगा तो 10⁻⁻² बनेगा, ये इतने मीटर में बन गया, ठीक। ये अगर मीटर में बनाएगा तो 10⁻⁻² मीटर, ये बन गया। तो लेंथ रख दी मीटर में, अपॉन R, R क्या है, 5.55 इंटू 10⁻³ और A एरिया, एरिया क्या होगा ला, डायमीटर के हिसाब से एरिया क्या होता, πr², एरिया क्या होगा, πr²। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और R कितना दे रखा है यहां पर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा, तो क्या 0.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर रख देगा ना, ये वैल्यू यहां पर रख देना, πr², ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके यहां पर रख देना, कंडक्टिविटी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत ईजी है। इसको बैलेंस वाली रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करना है, हमें पता है कि MnO4 नेगेटिव यानी कि परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में किस में बदलता है, Mn2 पॉजिटिव में, यह हमें याद रखना है, ठीक। और नाइट्राइट आयन किस में बदलता है, नाइट्रेट में, यानी NO3 नेगेटिव में, ठीक। इस तरह से हो गया। अच्छा अब यहां पर देखना है कि यहां अगर मैं बात कर रहा हूं 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब मैंने यहां पानी कितना डाल रखा होगा, 3 पानी डाल रखा हो, तभी तो हाइड्रोजन 6 होगा। अब बैलेंस कर दो सारी चीजें, ठीक। ऑक्सीजन उधर 6, ठीक, और यहां ऑक्सीजन कितना, 5 दूनी 10 और यहां पर 8, 18, जबकि यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, या फिर इधर देखो 5 नाइट्रोजन है, तो यहां पर क्या लगा दो 5, सिंपल हो जाएगा, ठीक। यहां पर 2 Mn, 2 Mn हो गया, Mn2 हो गया, नाइट्रोजन 5 हो गया, हाइड्रोजन, ठीक, और ऑक्सीजन यहाँ 18, तो यहाँ देखो 5 3 15 और 3 18, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब इस वाली रिएक्शन को यहां पर अगर मैं बात करूं, क्रोमियम जो है एसिडिक मीडियम में क्या जाता है, Cr3 पॉजिटिव में जाता है, और यहां पर अगर 14 हाइड्रोजन है तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल 7 होंगे, इतना हो गया अपने पास। अब एक बात और,
ऑक्सीजन तो 7, ऑक्सीजन से बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 14 बैलेंस हो गया, क्रोमियम 2, यहां 2 क्रोमियम डालो। अब चार्ज देख बैलेंस, इस साइड अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज कितना हो गया, यहां 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव में 14 पॉजिटिव, तो कितना 6 पॉजिटिव इस साइड बच गया, और इधर 3 दूनी 6 पॉजिटिव, बस हो गया रिएक्शन बैलेंस। ठीक, नेक्स्ट अपने पास अगर चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोल रहा है ये ए और बी बताना है मेरे पास, ए और बी क्या है। एक बात ध्यान सुनना है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखो PCl5 या PCl3 कुछ भी डालो अल्कोहल में तो अल्कोहल का OH हटेगा, वहां पर Cl लगेगा, तो इसका मतलब ए क्या बन रहा है CH3 CH CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा Cl। अब यहां पर AgCN डालते हो, देखो एक बात समझना, AgCN क्या होता है, AgCN कोवेलेंट होता है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर बॉन्ड बनाएंगे हेलोजन को हटा के, ठीक, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा और AgCl अलग हो जाएगा और NC यहां पर लग जाएगा, यहां पर NC, तो क्या बन जाएगा इस तरह से आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये NC लग गया, ठीक है, तो प्रोपेन आइसोसाइनाइड बन जाएगा, या फिर प्रोपेन आइसोनाइट्राइल कंपाउंड इस तरह से, ठीक है, तो ये चीज अपने पास हो गया। दूसरा भी बोल रहा है कि ए और बी बताओ, यहां पर क्या है हेलोजन है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में हमने क्या डाल दिया KOH यानी अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH, तो क्या बनता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो अपने पास क्या बन जाएगा इसका एल्कीन बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बनेगा एल्कीन, ठीक। उसके बाद उस एल्कीन में क्या कर दिया HBr कर दिया, यानी कि कौन सी रिएक्शन मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि हेलोजन उधर जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फिर अपने आप यहां जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया CH3, बीच में CH Br आ गया बीच में और लास्ट में CH3 हो गया, ठीक है, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया प्रोडक्ट। आई बात समझ में, तो ये अपने पास 22वां क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 23वां क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, जबकि अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो बेसिक चल जाएगा, फिनॉल में प्लस आई होगा नहीं, ठीक, तो वो क्या होगा एसिडिक होगा उसके कंपैरेटिवली, तो ये तो प्लस आई इफेक्ट से आंसर दे सकते हो, या फिर क्या दे सकते हो फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल, जिसका कंजुगेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक, जबकि अल्कोहल में अल्कोक्साइड आयन क्या होगा कम स्टेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस ब्रांचिंग। बिल्कुल, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती चली जाएगी ना ब्रांच, तो ब्रांच बनने से क्या होता है सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन ब्रांच करने पर क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलूं 5 कार्बन लीनियर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन अगर मैं एक ब्रांच करता हूं तो सरफेस एरिया कम, 2 ब्रांच करता हूं तो और सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो ब्रांचिंग करने पर क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक। और वाले पार्ट देख लेते हैं इसका, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, और ये अल्कोहल से एल्कीन बनाने वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और ये क्वेश्चन हमने 2025 में भी करा, ठीक है, 2025 वाले पेपर में भी आ रखा था ये सेम टू सेम, ठीक है। तो ये अल्कोहल से एल्कीन बनाने की जो मैकेनिज्म है, 3 स्टेप रिएक्शन है ये। सबसे पहला होता है प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन में क्या होता है, जैसे H पॉजिटिव है ना, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन में क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 और ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पहले स्टेप में होगा, ये फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन है। दूसरे स्टेप में क्या होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में लॉस ऑफ वाटर होगा यहां से, तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो लॉस ऑफ वाटर होके यहां से देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आगे, तो ये बनेगा CH3 CH2, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज और यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये सेकंड स्टेप में देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन। और तीसरे स्टेप में देखने को मिलेगा डिप्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन, पहले में प्रोटोनेशन, दूसरे में डिहाइड्रेशन और तीसरे में डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वहां से एक हाइड्रोजन जाएगा,
H पॉजिटिव के तौर पे चल जाएगा, H पॉजिटिव के तौर पे चल जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जुड़ जाएंगे और न्यूट्रल बन जाएगा। तो किस तरह से, यहां से एक H गया तो ये बच गया CH2, ठीक, और ये CH पे पॉजिटिव चार्ज था, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज था, इसका एक वैलेंसी मतलब यहां से H पॉजिटिव गया तो ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नेगेटिव बच जाता है, कार्बन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना देते हैं और इस तरह से यहां से H पॉजिटिव को हटा देते हैं, ठीक है, इस तरह से यहां से H पॉजिटिव को हटा देगा, इस तरह से डिप्रोटोनेशन। तो ये तीसरा स्टेप है, ठीक, स्टेप वाइज करवा रखा है मैंने, पहले प्रोटोनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन और तीसरा डिप्रोटोनेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, अल्कोहल से एल्कीन वाला मैकेनिज्म है। 443 केल्विन टेम्परेचर, और अगर मैं इस केल्विन टेम्परेचर को 413 कर दूं तो आगे ईथर बनता है ना, तो वो चीज है। राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द रीमेन-टेमेन रिएक्शन। रीमेन-टेमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीमेन-टेमेन सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। जैसे अपने पास ये क्या है, ये अपने पास क्या है, फेनॉल, ठीक, और इस फेनॉल में मैं क्या डालता हूं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो यहां पर इंटरमीडिएट बनता है क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये CHCl2, ठीक। फिर से यहां पर क्या करते हैं, NaOH डालते हैं और यहां पर दूसरा इंटरमीडिएट बनता है ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये बनता है यहां पर CHO और लास्ट में एसिडिक हाइड्रोजन डालते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, यहां पर OH फिर आ जाता है और ये CHO, तो ये बन जाता है अपने पास सैलिसिलएल्डिहाइड, रीमेन-टेमेन सैलिसिलएल्डिहाइड। अगर पूरा ये 2 बार इंटरमीडिएट नहीं लिखना चाहते, 2 बार इंटरमीडिएट नहीं लिखना चाहते तो सिंपल भी कर सकते हो तुम लोग, क्या, ये फेनॉल लिया, ठीक, इसमें क्या डाला, सबसे पहले पे क्या डाला, CHCl3 और किस, NaOH, और दूसरी बार क्या डाला, सीधा H पॉजिटिव डाल दिया, तो आगे डायरेक्ट बना देना क्या, फेनॉल ही रहेगा, यहां पर CHO डायरेक्ट, ये चीज, तब ये 2 इंटरमीडिएट तुम्हारे हट जाएंगे। तो ये सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, रीमेन-टेमेन सैलिसिलएल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है। हाँ, ऐसे कॉल-बेस रिएक्शन होता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, यहां पर तो एल्डिहाइड आया लेकिन उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर अगर चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे, 24वां क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली कार्बल अमीन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक। केवल और केवल प्राइमरी अमाइंस देते हैं, केवल और केवल प्राइमरी अमाइंस कार्बल अमीन रिएक्शन देता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो प्राइमरी अमाइंस क्या होंगे, RNH2, ये प्राइमरी अमाइंस है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आइसोसाइनाइड टेस्ट करता हूं, ठीक है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट का जो ग्रुप रिएजेंट है वो यही है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, और NaOH डाल दो या फिर KOH डाल दो, ठीक। तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर सारी चीजें हटके, यहां से हाइड्रोजन हटके, ये कार्बन यहां पर लग जाता है, RN नाइट्रोजन के साथ कार्बन आ जाता है, ये बन जाता है आइसोसाइनाइड। तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं या फिर कार्बल अमीन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बल अमीन रिएक्शन इसको कहते हैं, आई बात समझ में। तो ये चीज यहां पर है। नेक्स्ट अपने पास है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या करती है, प्राइमरी अमाइंस देती है। गैब्रियल थैलामाइड सिंपल रिएक्शन है कि हमने यहां पर क्या करा, अगर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हम देख रहे हैं तो हमने यहां पर क्या करा, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारे पास क्या है, थैलेमाइड होता है, ये अपने पास थैलेमाइड NH, ठीक। इसमें क्या डालते हैं, पहले KOH डालते हैं, तो यहां से H हटके यहां पर K लग जाता है, ठीक है। ये CO, इधर भी CO और ये N और K इस तरह से बन जाता है, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर क्या डालते हैं, अल्काइल हलाइड डालते हैं RX, यहां से K हटता है और यहां से ये अल्काइल ग्रुप यहां पर KX तो हट जाएगा, K और X नेगेटिव, KX हट जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा जो कि इस तरह से अपने पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या, नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप,
उसके बाद फाइनली हम क्या डालते हैं यहां पर NaOH डालेंगे, ठीक, और NaOH क्या करेगा, इसके दोनों ही बॉन्ड तोड़ेगा, इसको भी इसको भी। तो ये क्या बनेगा इस तरह से, यहां पर CO CO। अब इसके दो बॉन्ड टूट गए, इसके साथ आ जाता है ये वाला ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ONA इसके साथ आ जाएगा, प्लस प्लस क्या RN, और वो N के साथ ये हाइड्रोजन, दो बॉन्ड N के खाली हैं तो उसके साथ दो हाइड्रोजन, यानी कि केवल प्राइमरी अमाइंस। तो मैंने ये भी बोल रखा है कि यहां पर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या करती है, केवल प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक। प्राइमरी अमाइंस का क्यों, क्योंकि अगर यहां नाइट्रोजन के जो दो बॉन्ड टूटते हैं यहां से, तो उसको सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन, ठीक। तो वो प्राइमरी अमाइंस NH2 के फॉर्म में प्राइमरी अमाइंस से बनता है, और वो प्राइमरी अमाइंस जो बनेगा वो केवल एलिफेटिक अमाइंस होगा। एलिफेटिक अमाइंस यानी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हमेशा हमेशा एलिफेटिक अमाइंस ही देगा, एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस जो यहां पर अल्काइल हैलाइड हमने डाला है, तो अल्काइल हैलाइड तो NSR दे देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देता है। लेकिन अगर मैं यहां पर एरोमेटिक अमाइंस डालता है, एरोमेटिक हैलाइड डालता है, तो वो NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता। इस वजह से यहां पर हमें केवल और केवल एलिफेटिक हैलाइड ही डालना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से एलिफेटिक अमाइंस ही मिलता है, एरोमेटिक अमाइंस कभी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से नहीं मिलता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपने पास है राइट द केमिकल रिएक्शन सो दैट द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, बताओ है ग्लूकोज के साथ ऐसे कोई रिएक्शन लिखो जिसकी वजह से ओपन स्ट्रक्चर बन जाएगी, लीनियर स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के साथ क्या डालना है होता है, HI की रिएक्शन करवानी होती है ग्लूकोज के साथ। जैसे ग्लूकोज के साथ HI की रिएक्शन करवाई, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यानी कि C6H12O6, तो वो क्या हो जाता है, ग्लूकोज के साथ HI की रिएक्शन करवाई तो N हेक्सेन बदल जाता है। तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन टेस्ट है, ये सबसे पहला कंफर्मेशन टेस्ट है ग्लूकोज का, ये N हेक्सेन में बदल जाता है। और सबसे पहला कंफर्मेशन टेस्ट किया है कि ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन लीनियरली अरेंज है और वो लीनियरली इस तरह से, ठीक है। ये सबसे पहला कंफर्मेशन टेस्ट। बी वाला है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी लिंकेज रिस्पांसिबल होती है, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। जैसे अमीनो एसिड है ना, ये अमीनो एसिड अपने पास, अमीनो एसिड की एक खासियत होती है भाई, अमीनो एसिड की खासियत मैंने तुम लोगों को बता रखी है कि यहां बीच में तो कार्बन है, एक H तो हो गई होगा, ठीक, एक NH2 ग्रुप तो हो गई होगा, ये NH2 ग्रुप, और एक COOH ग्रुप तो हो गई होगा, बाकी दूसरे पे अल्काइल ग्रुप लगा दो। एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड क्या है, ऐसे दूसरा अमीनो एसिड ले लो, ये कार्बन, यहां NH2, ये एक H कार्बन पे और दूसरा COOH और यहां अल्काइल ग्रुप, होगा क्या, यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H, क्या हो जाएगा -H2O, और आगे प्रोडक्ट जो बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड वाला बनेगा। किस तरह से, देखो ऐसे यहां से भी H और यहां से भी OH, तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। किस तरह से यहां पर बन जाएगा, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, यहां से H चले गया, ठीक, बीच में कार्बन है, कार्बन पे H, नीचे R, यहां C डबल बॉन्ड O, और ये जो OH है, ये OH यहां से हटा और ये H यहां से हटा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये N और ये H इधर वाला, और फिर क्या CH, ये R, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड यहां से OH वाला निकला, ये N लग जाएगा, N मतलब नंबर ऑफ यूनिट। तो ये अपने पास पेप्टाइड लिंकेज बन गया, ये अपने पास क्या बन गया, पेप्टाइड लिंकेज, ये हो गया पेप्टाइड लिंकेज, CONH जो है पेप्टाइड लिंकेज हो गए। और ऐसे पेप्टाइड लिंकेज हमें बहुत सारी देखने को मिलती है प्रोटीन में, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो कौन सी लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह से बहुत सारी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना प्रोटीन। तो हमने ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, ये 2 सेक्शन में देख लो, A एंड B 2 सेक्शन में, कोई डाउट है तो इसको पूछ लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। देखो जल्दी, सेक्शन A और B कंप्लीट है, अब हम चलते हैं सेक्शन C की तरफ। सेक्शन C में जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से पता है तुम लोगों को कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है हर किसी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे,
और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता वो नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन नियरली इक्वल होता है सॉल्वेंट 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 सॉल्यूट इंटरेक्शन के, ठीक। जबकि नॉन आइडियल में क्या होता है, ये इंटरेक्शन इक्वल नहीं होता। सॉलिड सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डज नॉट इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये भी बोल सकते हो। फिर तुम क्या बोल सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स 0, डेल्टा वी मिक्स 0, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स 0 नहीं होता। या तो ग्रेटर देन 0 होगा जैसे पॉजिटिव डेविएशन है, या फिर लेस देन 0 होगा जैसे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है अब बोर्ड रखा अपने पास, न्यूमेरिकल है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 846 ग्राम ऑफ वाटर। इस यूरिया को डिसॉल्व कर रखा है इतने ग्राम वाटर में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशंस इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर है इतना mmHg, ठीक है। यानी वाटर के लिए जो प्योर सॉल्वेंट हम यहां पर सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CO NH2 और NH2 दोनों साइड, CO के दोनों साइड NH2 होगा, ये है यूरिया। अब इस यूरिया के साथ क्या डाल दिया कि वाटर डाल दिया, और वाटर का फॉर्मूला H2O, ये वाटर डाल दिया, और आगे क्या बना कि सॉल्यूशन, ये बोल रहा है, ठीक है। अब जो ये सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, इसके लिए जो वेपर प्रेशर है वो है P0 वाटर के लिए और PS सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। वो एक एक चीज बोल रहा है, हमारे पास इतने ग्राम यूरिया लिया, यूरिया की जो गिवन मास है, गिवन मास ऑफ यूरिया कितना ग्राम लिया, 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम जो है यूरिया लिया, और कितने ग्राम पानी में डाला, वाटर कितने ग्राम है, 846 ग्राम वाटर में डाल दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालिए, यानी कि PS निकालिए, ठीक। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर इतना है, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, P0 की वैल्यू दे रखी कितनी, 0.8 mmHg, इतना। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक, इक्वल टू क्या, N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, तो अपना आंसर आ जाएगा, इनटू I वांट ऑफ फैक्टर, ठीक। अच्छा, P0 की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें PS निकालना है। अच्छा, N सॉल्यूट यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हो तुम, यानी यूरिया का मोल, गिवन मास ऑफ यूरिया अपन मोलर मास ऑफ यूरिया। गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है, 30 ग्राम। मोलर मास अगर यूरिया का निकालते हैं तो यहां NH2, भाई 14 तो नाइट्रोजन का है और 2 ये, 14 और 2 16, 16 इधर वाला NH2 का, 16 इधर वाला NH2 का, 32 और 16 इस ऑक्सीजन का, 48 और 12 इस कार्बन का, 60। तो क्या हो गया टोटल मास 60। तो अपॉन में क्या रखोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 60, तो मोल कितना आ जाएगा 1/2। अरे 1/2 आएगा ना मोल, यानी 0.5। तो अगर एन सॉल्यूट की वैल्यू में बोलता हूं तो एन सॉल्यूट की वैल्यू आएगी 1/2 यानी 0.5। अच्छा, एन सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 846, ठीक। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब 18 से इसे डिवाइड करोगे, ठीक, तो ये सॉल्वेंट का मोल्स आ जाएगा, यानी सॉल्वेंट की जगह पे क्या रखोगे तुम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या रखोगे 846 अपॉन 18, ठीक। तो क्या आई की जगह पे 1 रखा जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट के लिए आई होता है अमाउंट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट के लिए, और यहां पर क्या होगा, ये ऑर्गेनिक है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1।
सारी चीजें रखोगे तुम लोग तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 एन सॉल्यूट की अपॉन एन सॉल्वेंट की वैल्यू क्या है 846 अपॉन 18 और इनटू आई की वैल्यू है 1 को रखो ना, बस यहां पर इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि पी नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, इतनी। पी नॉट की जगह पे पी नॉट की वैल्यू रख देना, बाकी सब चीज तुम्हें दे रखा है, पी एस आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट अपने पास चलते हैं, राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन। मेन प्रोडक्ट लिखना है भाई, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI एसीटोन। अच्छा, NaI क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है। NaI क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है। अगर हम मिथाइल क्लोराइड को, मिथाइल क्लोराइड क्या होता है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड को हमने किस में डाल दिया NaI में, तो क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ना, ये हेलोजन एक्सचेंज होता है, यहां से हेलोजन और यहां पर आयोडीन जुड़ जाएगा, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा CH3I, इस तरह से बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया भाई, नाइट्रो यहां पर देखो, यहां पर क्लोरो है और 2 और 4 पे क्या लग रखा है, नाइट्रो लग रखा है, 2 और 4 पे क्या लग रखा है, नाइट्रो लग रखा है। अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया इसका, यानी कि H2O और एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O डाल दिया, तो क्या होगा, यहां से OH निकलेगा, OH निकलेगा, क्लोरीन से क्लोरीन हटेगा और वहां पर OH लग जाएगा, यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोरीन की जगह OH आएगा, बाकी नाइट्रो वैसे ही रहेगा, बाकी नाइट्रो वैसे ही रहेगा और ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इस तरह से अपने पास हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल मतलब जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, जैसे मैंने बोला ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल है और ये क्लोराइड। ठीक है, इस ट्रीटेड विद अल्कोहलिक QH, अगर अल्कोहलिक QH में होगा, जैसे यहां पर है ना CH3, यहां पर H2, यहां पर H2, यहां पर H2, अगर मैंने अल्कोहलिक QH डाल दिया तो क्या होता है ना, अल्कोहलिक QH में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन होगा अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आगे एल्कीन बन जाएगा। यहां पर H3, यहां पर H2, यहां पर एक H, क्योंकि एक H हाइड्रोजन यहां से बीटा एलिमिनेशन के थ्रू निकल गया, और तो इस तरह से एल्कीन बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तीनों 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आता है, देखो ऑर्गेनिक का ये भी और ऑर्गेनिक का ये भी, ऑर्गेनिक तुम अच्छे से पढ़ के जाना भाई। ठीक है, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बोलते हैं हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसको कैसे कन्वर्ट कर दे, कन्वर्जेंस की मैंने ट्रिक भी बता रखी है। फेनॉल को पिक्रिक एसिड में, फेनॉल को पिक्रिक एसिड में किस तरह से कन्वर्ट करना है, अभी कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो फेनॉल में, अरे कंसंट्रेटेड HNO3, क्योंकि फेनॉल की 2 रिएक्शन है, अगर डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो लगेगा, एक बार पैरा पे नाइट्रो लगेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो, डायरेक्ट मैंने रिएक्शन लिखवा रखी है कि ये फेनॉल है, और अगर फेनॉल पे तुम क्या करते हो, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो, तो क्या बन जाएगा उसका, तीनों पोजीशन पे एक साथ नाइट्रो आ जाएगा कंसंट्रेटेड की जगह, और वही अगर डाइल्यूट डालोगे तो ऑर्थो पैरा बनेगा। ठीक है, तो यही है पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 है ना, जो यहां पर बन रहा था ऊपर पिक्रिक एसिड, वही चीज है ना। प्रोपेन ऑन से चलना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन ऑन, प्रोपेन ऑन क्या है अपने पास, कीटोन है CH3, ये CO CH3, ये प्रोपेन ऑन है, और यहां से कहां चलना है 2 मिथाइल प्रोपेन, एक तो ठीक, और 2 पे ऑल और 2 पे ही मिथाइल है। तो देखो इसमें हम पता क्या कर सकते हैं, सिंपल सी रिएक्शन, एक तो ट्रिक से भी चल सकते हैं, और एक सिंपल सी रिएक्शन है कि यहां पर क्या कर दो तुम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवा दो, क्या करवा दो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन RMGX,
R या फिर R की जगह CH3 रख दो, CH3 MgX कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, इसके साथ इसको हाइड्रोलिसिस भी कर दो H पॉजिटिव, क्योंकि अगर पहले में तुम पहले वाली रिएक्शन में क्या करोगे, CH3 MgX करोगे ना, तो यहां से टूटेगा, ये Mg पॉजिटिव निकलेगा अलग और ये कार्बन पे नेगेटिव, ये कार्बन नेगेटिव जो CH3 है यहां पर जाएगा, यहां ऑक्सीजन के तरफ ये पाई बॉन्ड जाएगा तो ऑक्सीजन होगा नेगेटिव और कार्बन होगा पॉजिटिव। अच्छा, इस कार्बन पॉजिटिव पे ये कार्बन नेगेटिव लगेगा, यानी कि देखो इस कार्बन पॉजिटिव पे ये कार्बन नेगेटिव लगेगा तो ऊपर CH3 बन गया, ठीक। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव पे आएगा MgX, ठीक। अरे MgX आएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव पे नेगेटिव पे, तो फिर वहां से H2O अगर तुम डालते हो, जैसे मान लीजिए तुमने यहां पर H2O डाला, तो इस H2O का क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो MgX जब इसके साथ लगेगा OMgX बन जाएगा ना, OMgX, फिर से वो बॉन्ड टूटेगा, MgX के साथ OH नेगेटिव चल जाएगा और ये H पॉजिटिव चल जाएगा O नेगेटिव के साथ यहां, और क्या बन जाएगा ये, आई बात समझ में। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो सकती है और ट्रिक से भी कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास है फेनॉल से चलना है एनिसोल, फेनॉल से क्या चलना है, एनिसोल। तो फेनॉल अपने पास क्या है, ये बहुत इजी है, विलियमसन ईथर, ये फेनॉल है और यहां से चलना है मुझे एनिसोल, बहुत ही इजी, OCH3, ये एनिसोल है ना, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। बहुत ही इजी है कि यहां पर तुमने क्या डाल दिया, इसमें तुमने क्या डाल दिया भाई, इसमें तुम सबसे पहले हैलोजिनेशन कर दो, ठीक है, हैलोजिनेशन कर सकते हैं, या फिर सिंपल क्या कर दिया, यहां पर क्या कर दिया तुमने, इसको तुम क्या कर सकते हो कि इसको यहां पर ये कर सकते हो तुम लोग CH3, ठीक। और पहले तो सोडियम मेटल की रिएक्शन कर सकते हो, सबसे पहले तो सोडियम मेटल की रिएक्शन करनी है, सबसे पहले तो सोडियम मेटल की रिएक्शन करना है, इसको सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाना है। पहले NaOH डाल दो या Na डाल दो, NaOH भी डाल सकते हो, तो NaOH डालने में क्या होगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, पहले में तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, दूसरे में फिर क्या डालोगे, CH3X, फिर वहां से क्या होगा, यहां से X जाएगा और इसमें जो ये सोडियम लग रखा है यहां से सोडियम पॉजिटिव निकलेगा, तो NaX निकलेगा और ये CH3 यहां लग जाएगा और आगे अपने पास एनिसोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोपीन से चलना है प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपीन क्या है भाई, ये है प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ठीक है भाई ग्रीस। अब इस प्रोपीन से कहां चलना है, प्रोपेन 1-ऑल, CH3 CH2 CH2 OH, यह है प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपीन से चलना है प्रोपेन ऑल पे, तो कैसे चलना है, हमें क्या करना है, यहां पर सिंपल से क्या कर दो भाई, अरे वाटर डाल दो, ठीक, और वाटर डाल दो किसकी प्रेजेंस में, अरे ये वाला है एंटी मार्कोनिकोव को जो फॉलो करता है, कौन सा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2S6 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, अरे B2S6 डाइबोरेन किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, अरे 2 रिएक्शन करवाई थी, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन वाला है जो एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करते हैं। यहां पर H2O का जो OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो बस यहां चले जाइए, यही बात समझ में। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला का सिंपल तो हो गया ये भी। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं 29 वाले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन व्हाई, बताओ ऐसा क्यों, कार्बोक्साइल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिव, कि भाई तुम्हें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड वाले कंडीशन में हम जब भी
बेंजीन पे कोई अटैकिंग ग्रुप लगाते तो बेंजीन की मेटा पोजीशन पे जाते हैं, ऑर्थो पैरा को छोड़ के मेटा पोजीशन पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो ऑर्थो पैरा पे क्या कर देगा? वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो रेजोनेंस के दौरान बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो फिर अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो कहां जाएगा? एक ही पोजीशन बच गई, मेटा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन। इस वजह से आई बात समझ में? तुमने क्या लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा पे क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मेटा पोजीशन पे, तो ये मेटा डायरेक्टिव बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अपने पास सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्यूरिफिकेशन के लिए करा जाता है। कौन सा? सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला अगर लिखोगे NaHSO3, यह है सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं और कीटोन्स को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। तुम्हें मैंने जब वो NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई होगी तो वहां पर बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो क्या होता है? यहां से Na निकलता है, Na पॉजिटिव, जैसे यहां पर है ना, ये यहां पर नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ता है HSO3 नेगेटिव, इस तरह से। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों क्या बोलना है? क्योंकि ये सोडियम बाइसल्फाइड किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? इसके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड है, इसके प्यूरिफिकेशन के लिए सोडियम बाइसल्फाइड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तौर पे या न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहां पर काम करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बात से सुनना, वो बोल रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्शन नहीं करता आसानी से, बाकी ये वाला OH ग्रुप वहां पर रिएक्शन करता है। अगर मैं यहां पर किसी भी रिएक्शन करवाता ना, जैसे PCl3 PCl5, ठीक है, या किसी चीज की भी रिएक्शन करूंगा तो ये OH वाला ग्रुप रिएक्शन करेगा लेकिन CO वाला नहीं करेगा, कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा नहीं। और OH में क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बीच का, इस तरह से H पॉजिटिव यहीं से गया ना भाई। एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? H पॉजिटिव छोड़ने की। H पॉजिटिव छोड़ेगा वो OH से, इस वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप आसानी से रिएक्ट नहीं करता। एक तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, और दूसरी बात एसिड की कैरेक्टर क्या होता है? H+, तो H+ वो OH से ही देगा। अगर H+ उसने OH से दे दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो बन जाता है ऑक्सीजन पे, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए बन जाता है क्योंकि उसने H पॉजिटिव दे दिया, तब वही वाला रिएक्टिव बनता है। ठीक, अरे इस कार्बोनिल थोड़ा टफ होगा ना रिएक्शन करना, आसानी से इससे होगा क्योंकि ये जल्दी जल्दी H पॉजिटिव दे देगा। तो तुम क्या बोलोगे? एसिड की प्रॉपर्टी H पॉजिटिव देने की और OH से H पॉजिटिव देगा, जिसकी वजह से उस ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो उसी के थ्रू रिएक्ट करेगा। फिर आई बात समझ में? जबकि कार्बोनिल के थ्रू आसानी से रिएक्ट नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड कीटोन किससे रिएक्ट करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप से ही रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें OH वाली बात तो है नहीं। नेक्स्ट बोर्ड रखा है, देखो और वाला भी कर सकते हो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ए वाला है। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर 573, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर 573 क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या कर देता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स बनाता है, यानी ऑक्सीडेशन करता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन टर्सरी अल्कोहल का क्या कर देता है? डिहाइड्रेशन। आई बात समझ में? और एल्कीन बना देते हैं। तो अभी बात करते हैं कि वो ये क्या होगा, यानी कॉपर 573 में अगर डाल रहे हैं इसका मतलब ये क्या होगा? अल्कोहल होगा।
क्योंकि कॉपर 573 में हमने अल्कोहल की पढ़ी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी है, तो इसका मतलब ये वाला ए वाला क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, गिव्स बी, जब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बी दे रहे हैं। ठीक, बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। अगर फेलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड। आई बात समझ में? इसका मतलब बी जो है, जो बी बन रहे हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कीटोन होगा ये। आई बात समझ में? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनेगा, टर्सरी अल्कोहल का एल्कीन बनेगा। अब क्या हो सकता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल वाला तो हो नहीं सकता ये, अब ये सेकेंडरी या टर्सरी हो सकता है। आई बात समझ में? कीटोन हो सकता है या फिर एल्कीन हो सकता है। अब वो आगे बता देगा कि क्या, बट गिव्स येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट कंपाउंड सी। येलो पीपीटी पता कब देता है, जब आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कब होता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट का ग्रुप रिएजेंट है। अब एक बात ध्यान सुनना, इसका मतलब है जो बी है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्या एल्कीन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें एक मिथाइल हो और कार्बोनिल CO ग्रुप भी हो। इसका मतलब वो क्या है, कीटोन ही बन रहा होगा बी। और कीटोन कब बनेगा बी, कीटोन कब बनेगा, जब ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आई बात समझ में? तो इस 3 कार्बन को सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैं बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, CH3 CH, है ना, CH3 और यहां पर OH, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर तुमने इसमें क्या डाला, कॉपर 573 केल्विन, तो ये क्या बन जाएगा, भाई डिहाइड्रोजनेशन होगा, यहां से H और एक H यहां से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल दो चाहे डिहाइड्रोजनेशन बोल दो, कीटोन बन गया। अब अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया, NaOH और I2, ठीक, ये डाल दीजिए, क्या है, आइडोफॉर्म का है। चाहे इसको डाल दो चाहे इन दोनों को मिलाकर, पता क्या बनता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। कभी कभी जो है NaOH I2 का डाल सकता है या फिर डायरेक्ट NaOI डाल सकता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, इस तरह से। चाहे ये डाला हो चाहे ये डाला हो, यही दोनों ग्रुप रिएजेंट किसके हैं, आइडोफॉर्म के। अगर ये डाला है तो अपने पास क्या होगा, ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होगा, आइसोसाइनाइड। अरे आइडोफॉर्म टेस्ट बनेगा ना, आइडोफॉर्म होगा, यानी कि मिथाइल कार्बोनिल से CH3 तो हटेगा। देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक, और ये ONA, जैसे यहां पर है ना ये NaOI, तो ये ONA जो है इधर लग जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इधर लग जाएगा, प्लस यहां से जो CH3 है वो CH3 अलग होगा, लेकिन वो H3 के फॉर्म में जाता नहीं, वो H और I3 के फॉर्म में चल जाते हैं। कटा तो यहां से CH3 H3, लेकिन आगे बनता है आयोडोफॉर्म, यानी कि H रहेगा 1 और आयोडीन हो जाएंगे 3, तो ये आयोडोफॉर्म। और ये आयोडोफॉर्म देता है क्या, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी देता है। आई बात समझ? तो ये चीज अपने पास हो जाएगा। तो ये बन गया अपने पास A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज किस में टूटता है, डाइसैकेराइड है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और दोनों क्या होते हैं, बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज। माल्टोज किस में टूटता है, 2 ग्लूकोज में, दोनों अल्फा अल्फा ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, गिव द बेसिक स्ट्रक्चर्स डिफरेंस बिटवीन स्टार्च और सेलुलोज। अच्छा, स्टार्च पता, अगर स्टार्च में अगर डिफरेंस लिखोगे तो स्टार्च का जो मोनोमर है स्टार्च में होगा अल्फा सेलुलोज, सॉरी अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च में, स्टार्च जो होता है पॉलीमर होता है किसका, अल्फा ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है अल्फा ग्लूकोज स्टार्च, और सेलुलोज किससे, बीटा ग्लूकोज। ये बात याद रख लेना भाई, बस इतना डिफरेंस है इसमें। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि ये स्टार्च जो है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज और सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। आई बात समझ में, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब अगर मैं चलता हूं सेक्शन डी पे,
सेक्शन डी पे बोल रहा है ये केस स्टडी बेस पे सीधा क्वेश्चन पे चलिए। केस स्टडी को पढ़ना तो मेरे को ऐसा लगता है टाइम वेस्ट करना है, सीधा इसके क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्योंकि हमें आते हैं तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट चल सकते हैं। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैंने दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी समय के साथ साथ कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है टाइम के अनुसार, उसी को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, उसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? चेंज इन कंसंट्रेशन, ऊपर मोल पर लीटर और नीचे टाइम क्या? सेकंड। तो क्या हो जाएगी यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। राइट टू फैक्टर अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन। दो फैक्टर, मैंने 4-5 फैक्टर बता रखे हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में? सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। अरे बात बता रखे हैं। तो ये कोई दो फैक्टर पूछ रहा है उसमें, है ना। व्हाट हैपन टू रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होती। कंसंट्रेशन को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, जीरो ऑर्डर की जो रेट होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगी, तो रेट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है, अगर जीरो ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? ऑर्डर क्या होगा? जीरो, ठीक। और अगर कंसंट्रेशन को मैं कितना भी बढ़ाऊं या कितना भी घटाऊं, जिसकी पावर जीरो है उसने आना 1 ही है, तो अपने पास रेट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। ये तो जीरो, जिसकी पावर जीरो होती है वो 1 हो गया, तो रेट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ? रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस तरह से मैंने ग्राफ बना रखा था कि मान लीजिए ये रेट है और ये कंसंट्रेशन है, तो क्या है? रेट कांस्टेंट रहेगा, रेट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधा ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो यही है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? मैंने ट्रिक बता रखी है। ट्रिक क्या है? यूनिट निकालने के लिए, के की यूनिट निकालने के लिए लीटर पर मोल n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब n की जगह पे, यहां पर n की जगह पे तुम ऑर्डर लिख दो। अगर n की जगह पे जीरो ऑर्डर है तो n की जगह पे जीरो रख दो, तो क्या हो जाएगा यूनिट? देखो लीटर पर मोल, n की जगह पे 0 -1 और सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट क्या बन गया? ये -1 आ गया ना। लीटर -1 में होगा तो नीचे जाके प्लस होगा, और मोल नीचे माइनस में होगा तो ऊपर आके प्लस होगा। यानी क्या बन गया? मोल, है ना। अरे मोल बन गया, ऊपर प्लस में मोल और नीचे क्या? लीटर इनवर्स, और आगे ये सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या बन गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जीरो ऑर्डर की, ठीक। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर की क्या बन जाएगी? अगर यहां पर n की जगह पे फर्स्ट रखोगे तो, है ना, तो 1 -1 यानी 0, जिसकी पावर 0 वो पूरा 1, तो केवल सेकेंड इनवर्स बच जाएगी, ठीक। तो इस ट्रिक को याद रखना भाई, ये ट्रिक है क्या? लीटर पर मोल n-1 सेकेंड इनवर्स। n की जगह पे कोई भी ऑर्डर रखो, चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकेंड है, चाहे थर्ड है ना, चाहे 0 है। नेक्स्ट अपने पास इसका और में भी दे रखा है, फॉर आर रिएक्शंस P + 2p³ प्रोडक्ट, इस तरह से। चलो ठीक है, रेट इसके लिए ये दे रखा है, रेट लिख के दे रखा हमें। अब बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो रेट लॉ का कंसंट्रेशन होता है उसकी पावर का सम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, P की पावर क्या है? आधा, और Q की पावर 1। आधा और 1 को जोड़ोगे तो पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अरे डेढ़ हो जाएगा ना, 1.5। तो कौन सी रिएक्शन है? ऑर्डर क्या है इसका? 1.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1.5। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विद एन एग्जांपल। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है? जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन अंडर सम कंडीशन बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, ठीक। और क्या, ठीक है, ये दूसरा केस स्टडी है। दूसरे केस स्टडी में सेम क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, 2025 में पूछा गया, ठीक है भाई। क्रिस ध्यान सुनना, यहां पर बोल रहे हैं कि PtCl2 और .2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3, तो इसका फॉर्मूला बनाइए। व्हाट विल बी द इस फॉर्मूला?
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि अगर ये AgNO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा मतलब कोई भी आयंस डब्बे के बाहर नहीं है, सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, कोई भी आयनाइजेबल पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब इसको किस तरह से बना सकते हैं हम, मैंने ये करवाया था जब 2025 वाला पेपर करवाया, तो सेम उसी में ये क्वेश्चन है कि अब हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाएंगे PT और NH3 का क्या कर देंगे होल ट्वाइस और कर देंगे यहां पर Cl2। क्या डब्बे के बाहर कोई है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये है डब्बा यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई आयंस है नहीं, इसका मतलब ये कोई आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलता कि एक Cl बाहर है, तो अपने पास किस तरह से होता है PT NH3 का होल ट्वाइस Cl, और एक Cl अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर रखता, तब ये Cl बाहर वाला टूट जाता Cl नेगेटिव में, और तब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, AgNO3 के साथ, और तब क्या होता है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में रिएक्शन करके AgCl बनता, आगे एक AgCl बनता, एक मोल AgCl बनता है। लेकिन यहां पर वो क्या बोल रहा है कि AgNO3 रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब Cl सारा अंदर होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि वो अंदर वाला पार्ट आयनाइजेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ, बताओ सेकेंडरी वैलेंसी। देखो ये किसका आ रखा, वर्नर थ्योरी से उठ के आ रखा क्वेश्चन कि सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि वर्नर थ्योरी ने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 थ्योरी मैंने बताई थी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी से आ रखा है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और नॉन डायरेक्शनल वगैरह होती है, नॉन आयनाइजेबल वगैरह चीजें होती है, सारी चीजें नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है, डायरेक्शनल तो होती है लेकिन नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा नॉन आयनाइजेबल होंगी, ठीक, तीसरा न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड होंगी, चौथा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी बातें हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। और इसी के अपोजिट प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल मेटल एटम के। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी के मैंने बारे में बता दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस, लेकिन वो बोल रहा है इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटल लिगेंड्स हैं, एक बाइडेंटल लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 है यहां पर इथिलीन डायमीन। जब एक इथिलीन डायमीन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 इथिलीन डायमीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। आई बात समझ में, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। नेक्स्ट अपने पास है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयरन। आयरन यहां पर किसमें है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। अब देखो यहां पर 2 आयरन है, एक तो डब्बे से बाहर और ये वाला डब्बे के अंदर। ये आयरन डब्बे से बाहर है और ये वाला फेरेट, ये वाला आयरन क्या है, डब्बे के अंदर। तो देखो एक Fe डब्बे के बाहर और एक Fe क्या, डब्बे के अंदर, इस तरह से। अब बोल रहा है हेक्सासाइनाइडो, यानी कि Cn है इसके साथ कितना, 6, इस तरह से हमने बनाया। लेकिन यहां पर जो अंदर फेरेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कब आएगी, जब इस डब्बे पे कितना चार्ज होगा, अरे डब्बे पे कितना चार्ज होगा, 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव इसमें होगा और ये 6 नेगेटिव इधर से उधर जाएगा, 6 पॉजिटिव, तभी तो इस पे 2 पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में। और 4 नेगेटिव कब होगा इस पे, जब यहां से Fe कितना हटेगा, अरे Fe कितना हटेगा, 4 Fe हटेगा। अरे एक Fe पे 4 कहां, एक Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एक Fe पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, Fe 2 पॉजिटिव है ना, तो 4 नहीं, यहां पर क्या होगा, Fe 2 होगा, Fe 2 होगा। एक Fe पे 2 चार्ज तो 2 Fe पे 4,
4 पॉजिटिव हटा तो डब्बे पे 4 नेगेटिव आए, ठीक। लेकिन ये तो आ गया, इसका +2 तो आ गया, लेकिन यहां पर आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन में, ये वाला आयरन +3 है, यानी इसकी अगर वैलेंसी अगर हम देखते हैं तो इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी +3 कब होगी, जब मैं इधर बाहर 3 लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना वैलेंसी का। भाई इस वाले आयरन की वैलेंसी यहां आ गई इस Fe के साथ, और इसकी वैलेंसी इस पूरे डब्बे के बाहर चली गई, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे ये 3 यहां से ये है वैलेंसी इसकी, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया इसका, काफी इंपॉर्टेंट। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है कि देखो सबसे पहले हम क्या चलते हैं लिगेंड्स में, तो पेंटा अमाइन ये हो जाएगा, पेंटा अमाइन, फिर क्लोराइडो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस तरह से। नेक्स्ट अपने पास और वाला क्वेश्चन इसका, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, ये हाइब्रिडाइजेशन, एक बात ध्यान सुनना यार, यहां पर क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, बैक बॉन्डिंग होगा, टेट्राहेड्रल लेना है, अरे टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। टेट्राहेड्रल की क्या होता है, टेट्राहेड्रल सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक तो होती है sp3 जो टेट्राहेड्रल बनाता है, और एक बनाता है d2sp3। अच्छा, d2sp3 पता किस कंडीशन में बनता है, जब SFL केस हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो dsp3, d2 नहीं dsp3, भाई यार क्या हो रहा है, dsp2 बनेगा। देखो इसको थोड़ा सा फिर से समझिएगा, यहां पर ध्यान सुनना, ध्यान, d2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल का हो जाएगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो 2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है भाई, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो sp3 जिसमें टेट्राहेड्रल है, और दूसरा बनता है dsp2, ठीक। अगर ये है तो ये होगा टेट्राहेड्रल, और ये होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अच्छा, अंदर वाली डी यूज हो रही है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग कौन करवाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा, तो अंदर वाली डी भरी जा रही है। और sp3 कब होगा, जब बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, यानी वीक फील्ड लिगेंड्स, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब तुम क्या बोलोगे कि यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, इसका मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, बैक बॉन्डिंग हो रही है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, dsp2 बोले तो स्क्वायर प्लेन है, ठीक। और उसको करके भी दिखा सकते हो, उसको करके दिखा सकते हो ना तुम लोग यार, अरे स्टेप वाइज मैंने करवा रखा 3 स्टेप। सबसे पहले क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट बनाना है, फिर एक्साइटेड स्टेट बनाना है, और फिर लिगेंड्स नेचर लिख के हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, अगर देखो मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। और यहां पर अगर सारे के सारे पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा इसका, बैक बॉन्डिंग, तो डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेक्शन ई पे चलते हैं। सेक्शन ई पे अगर मैं बात करता हूं, बोल रहा है स्टेट कोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अच्छा, कोरास लॉ क्या होता है भाई, कोरास लॉ होता है, कोरास क्या एक्सप्लेन करता है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंफिनिटी डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालता है कोरास लॉ, है ना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इंफिनिटी डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर कैटायंस और एनायंस, ठीक है, उनका सम कर देंगे। उसकी एप्लीकेशन भी है, 4 एप्लीकेशन है उसकी कोरास लॉ की। सबसे पहले कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, दूसरा सॉल्युबिलिटी वगैरह निकाल सकते हैं, तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, चौथा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड वर्क मतलब गिब्स फ्री वर्क डेल्टा जी एंड लॉग सी फॉर द गिवन रिएक्शन। बताओ यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो डेल्टा जी के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, डेल्टा जी का हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, -NFE सेल, ठीक,
और दूसरा डेल्टा जी इक्वल टू होता है अपने पास -2.303 RT log Kc। अब देखो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से तुम डेल्टा जी निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि यहां पर E नॉट दे रखा है ना, ठीक, ये E नॉट अपने पास Ni के लिए और A नॉट Ag के लिए। अच्छा, ऊपर वाले मेटल का होता है ऑक्सीडेशन और नीचे वाले मेटल का होता है रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag नीचे आता है, Ni ऊपर आता है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, रिडक्शन, अरे E नॉट अगर पूरा निकालोगे ना, E नॉट सेल निकालोगे, E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक। तो कैसे निकालोगे, E नॉट रिडक्शन इधर रखोगे माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पर माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू जुड़ेंगी तो E नॉट सेल आएगा। तो उस E नॉट सेल को यहां पर रखोगे, ये E नॉट सेल बन गया, E नॉट सेल को यहां पर रखोगे, ये डेल्टा G नॉट आ जाएगा, ठीक। डेल्टा G नॉट, N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2, N की वैल्यू 2 आ जाएगी। F फैराडे कांस्टेंट तुम्हें पता है 96500, 2 इंटू 96500 और E नॉट यहां से दोनों जोड़ के रख दोगे, क्या तुम्हारे पास डेल्टा G आ जाएगा। डेल्टा G नॉट की वैल्यू यहां पर रखोगे, ठीक है। ये तुम्हें पता है, R की वैल्यू तुम्हें पता है, एनर्जी है तो एनर्जी के टर्म में 8.314 R की वैल्यू रखनी है, ठीक। टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 298 केल्विन, ठीक। और लॉग Kc तुम्हें निकालना है, लॉग Kc तो निकालना है, सिंपल लॉग Kc, बस आ जाएगा। ये सारा के सारा अपने पास क्या बन जाएगा, लॉग Kc इक्वल टू डेल्टा G नॉट, अरे डेल्टा G नॉट आ गया अपॉन, अरे ये, अरे यहां से डेल्टा G नॉट की वैल्यू माइनस में आएगी ना, तो माइनस ऊपर डेल्टा G नॉट आएगा, ये माइनस और क्या रहेगा 2.303 RT, इस तरह से माइनस कट जाएगा और लॉग Kc आ जाएगा प्लस में। आई बात समझ में, तो इसको सॉल्व कर देना, ठीक ना क्रिस। हाँ, तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है, तो आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा आयंस का या इलेक्ट्रोलाइट का, और उतना ज्यादा वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चार्ज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू ZIT। अरे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज, और वहीं से अगर W अगर मैं यहां से हटाऊं, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊं, तो Z इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट आता है Q, और Q मतलब चार्ज, और चार्ज की जगह पे करंट इनटू टाइम तुम रख सकते हो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z, और Q की जगह पे I इंटू T, ZIT। ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल, EMF निकाल सकते हो, E सेल, अरे नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन कंसेंट्रेशन की पावर x अपॉन रिडक्शन कंसेंट्रेशन की पावर y। ये नेक्स्ट इक्वेशन लगा के यहां पर ये निकाल सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास ये 34 क्वेश्चन असाइन फॉर, ये इनके रीजन बताने हैं, असाइन रीजंस फॉर द ईच ऑफ, इनके रीजन बताने भाई। मैग्नीज एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में इन 3D सीरीज। क्यों मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, क्योंकि मैग्नीज का D के इलेक्ट्रॉन्स भी और S के इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 5 इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। इसका मतलब उसके सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो सिंपल से। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली फाउंड टू बी कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव सो करते हैं, मैंने लिखवा रखा है इसका कारण, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इजीली सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इनर्ट है, केमिकली इनर्ट, तो ये 2-3 पॉइंट लिखा रखे हैं, तो वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, क्रोमियम +2 इज अ रिड्यूसिंग इन नेचर्स व्हाइल d ऑर्बिटल्स d4 और Mn3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 में भी मैंने करवाया था ये पेपर में, कि यहां पर क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में क्या होगा, D3 कंडीशन आएगी जो T2G की स्टेबल कंडीशन होगी,
और मैग्नीज क्या करेगा, मैग्नीज 2 यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह से मैग्नीज किस में जाएगा, +2 में, और उसमें D5 कंडीशन हो जाएगी मैग्नीज की, जो कि हाफ फील्ड कंडीशन स्टेबल होगी। तो मैग्नीज Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैग्नीज क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Mn2 पॉजिटिव में बदलेगा। Mn2 पॉजिटिव का क्या होता है 3D5 हाफ फील्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होगी D की, इसलिए वो आसानी से वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्रोमियम 2 पॉजिटिव में पता क्या है D4, ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो D3 में कन्वर्ट होगा, और D3 में जो होता है T2G की हाफ फील्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से ये क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देके क्रोमियम 3 पॉजिटिव में बदलेगा। तो क्रोमियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा होता है एजेंट में, है ना, अपोजिट। तो इस तरह से हो गया। Zn has lowest enthalpy of atomization। देखो enthalpy of atomization डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी enthalpy of atomization ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा enthalpy of atomization, यानी उतना ज्यादा हार्ड होगा सब्सटेंस जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उतना सॉफ्ट होगा। इसका मतलब Zn में क्या होगा, Zn में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, D पूरी कंप्लीट होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सॉफ्ट होगा और इसका एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन क्या होगा, बहुत कम, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, आसानी से। कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल, कॉपर प्लस जो है एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। ये किस में बदल जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। कॉपर 2 पॉजिटिव का दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर 2 पॉजिटिव यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो साइज छोटा है, कैटायन के साइज छोटा होता है। और जब कॉपर 2 पॉजिटिव में ये बदलेगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 पॉजिटिव से। क्यों, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव कैटायन जो है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम हो जाती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जब मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव वाला। ठीक है, कॉपर 1 पॉजिटिव नहीं होता उसमें स्टेबल, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है ज्यादा स्टेबल हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। आई बात समझ में। तो इस तरह से अपने पास ये 35 क्वेश्चन है, और कैरी आउट ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस तुम खुद करना। ये 35 क्वेश्चन मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। और इस 35 क्वेश्चन को तुम लोग खुद करना भाई, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन खुद करना, मेरे को दिखाना, ठीक है ना। 2023 के पेपर का है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा 2023 वाला पेपर पूरा का पूरा 35 वाला क्वेश्चन कर लेना अपने आप, ठीक है। देख लो फिर